स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको क्या नोट्स बनाते हुए चलना है। वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए लड्डू साबित होने वाली है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आज हम परिचर्चा करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत, मतलब कि दिल्ली पे किन किन वंशों का राज रहा। 320 वर्षों तक का सफर रहा, जिसमें 5 वंशों ने क्या किया था, शासन किया था। वो वंश कौन कौन थे? गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोदी वंश हो गया। ठीक है, 320 वर्ष दिल्ली पे क्या करते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश द्वारा क्या किया जाता है, राज किया जाता है। इन सभी के बारे में व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे। आज हम गुलाम वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसे याद करने का एक ट्रिक है, आपको बताऊं कि क्या था कि गु खा तसले में। ठीक है, गु खा तसले में। ठीक है, किसमें? तसले में, अंग्रेज के बच्चे का। ठीक है, तो इसे याद करना है। गु से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सौ से सैयद वंश और लौ से लोदी वंश। ठीक है, ये तो आपका ट्रिक है। तो परिचर्चा करेंगे गुलाम वंश, जो 1206 ईस्वी से लेके 1290 तक रहा। ठीक है, अगर इसके संस्थापक की बात करें, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का था। ठीक है, अगर वास्तविक संस्थापक का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? इल्तुतमिश हो गया। तो आइए आज बिल्कुल व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, तो आइए, गुलाम वंश जिसे दास वंश या मामलूक वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाम वंश, दास वंश या मामलूक वंश। क्यों कहा जाता है इसे गुलाम वंश? देखो, इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो क्या मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तथा इसलिए इस वंश को क्या गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने मामलुक वंश बताया, तो कुछ विद्वान इसे क्या बोलते हैं? मामलुक वंश बोलते हैं। मामलुक का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। ठीक है, स्वतंत्र माता पिता का जो गुलाम संतान है उसे क्या बोलते हैं? मामलुक बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, गुलाम वंश को दास वंश कहते हैं, मामलुक वंश कहते हैं या दास वंश कहते हैं। इसके संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्यों उसे गुलाम वंश कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, याद रखना। आगे परिचर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें गुलाम वंश के शासन की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका क्या संस्थापक माना जाता है, जो 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक क्या करता है? दिल्ली में क्या करता है? राज करता है। ठीक है, उसके बाद इसका पुत्र क्या आ जाता है? आराम शाह आ जाता है। ठीक है, आराम शाह बहुत ही क्या था? अयोग्य था। ठीक है, तो इसने केवल 8 महीने ही क्या दिल्ली के राजगद्दी को संभाल पाया ही, क्योंकि क्या था? अयोग्य राजा था। 1210 में इसे क्या किया कर दिया जाता है, इल्तुतमिश द्वारा गद्दी से हटा दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा होता है आराम शाह। ठीक है, उसके बाद आपको बात करूं तो इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था ये। ठीक है, इल्तुतमिश 1210 से 1236 सबसे ज्यादा राज इसने किया दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, राजगद्दी पे बैठा। उसके बाद आता है रुकुद्दीन फिरोज शाह, 1236 ईस्वी में रहता है। ठीक है, ये भी अयोग्य था, बहुत ही कम रहता। उसके बाद जो क्या इल्तुतमिश थी, ठीक है, इसकी पुत्री रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान क्या 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन में बैठती है। अभी आपको बता दूंगा, जो रुकुद्दीन फिरोज शाह था ये 1236 तक ही क्यों रहा, उसके बाद इसके साथ क्या हुआ उसको मैं अभी आपको डीपली समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद 1240 के बाद बराम शाह यहाँ पे बैठता है। 1240 से 1242 ईस्वी तक क्या बराम शाह का क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। उसके बाद अलाउद्दीन मंसूर शाह आ जाता है, जो 1242 से 1246 ईस्वी तक क्या करता है? दिल्ली सल्तनत पर राज करता है। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद आता है, 1246 से 1266 ईस्वी तक क्या करता है? दिल्ली के राजगद्दी पे बैठता है। और उसके तुरंत बाद, ठीक है, नसीरुद्दीन का क्या था? ये
बलबन इसे क्या कर देता है, वो बाजीर, ठीक है, बाजीर की उपाधि देता है, ठीक है। 1266 से 1286 तक बैठता है बलबन। बलबन के बाद कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद जो इसका अंतिम था वो था शमसुद्दीन क्यूमर से, ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन क्यूमर से था, और पहला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आइए अब परिचर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, जो गुलाम वंश का क्या था, पहला शासक था। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बेस बनाता हूं, ठीक है। मैं बताऊं आपको, तराइन का अगर पहला युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 में होता है। किस किस के बीच होता है, गौरी और पृथ्वीराज के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है, गौरी हार जाता है। उसी के तुरंत 1 साल बाद या 2 साल बाद, ठीक है, 1192 में कौन सा, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। 1192 में क्या, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज शाह क्या हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी क्यों जीता है, क्योंकि जो कन्नौज का राजा जयचंद था वो क्या करता है, पृथ्वीराज के सारे भेद जयचंद को जाके बता देता है। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बनती नहीं थी, क्योंकि दिल्ली के शासन पे क्या, जो पृथ्वीराज के दादा थे वो पृथ्वीराज को बैठा देते थे, लेकिन जयचंद वहां के राज पे खुद बैठना चाहता था, इसलिए, ठीक है। और दूसरा कारण क्या था, पृथ्वीराज और जयचंद की पुत्री संयोगिता के बीच में क्या था, प्रेम संबंध थे, जिसके कारण जयचंद क्या होता था, उसे अंदर ही अंदर क्या होती थी, चोट लगती थी, जिसके कारण वो क्या करता था, पृथ्वीराज से जलता था, ठीक है। तो वो किसके साथ मिल जाता है, जयचंद गौरी के साथ मिल जाता है, और गौरी के साथ मिलके पृथ्वीराज के सारे राज बता देता है, जिससे क्या मोहम्मद गौरी जीत जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गौरी को जयचंद सारा राज बताता है। जयचंद सोचता है कि दिल्ली का सल्तनत गौरी मुझे भेंट दे देगा, ठीक है, मुझे उपहार दे देगा, लेकिन इसका विपरीत होता है। क्या होता है, तुरंत 1191 में, ठीक है, 1191 में, याद रखना, सॉरी 1194 आपका डेट हो जाएगा, ठीक है। 1194 में क्या होता है कि चंदावर का युद्ध हो जाता है, किसके बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को मार देता है, ठीक है, जयचंद को क्या कर देता है, मार देता है, जयचंद को मृत्यु के घाट उतार देता है बेटा, ठीक है, तो मृत्यु के घाट उतार देता है। और उसके बाद 1206 में क्या करता है, ये दिल्ली के सल्तनत पे अपने एक गुलाम के से बैठा देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श या लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, हातिम ताई के नाम से किसे जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो ये सब किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो आइए अब परिचर्चा कर लेते हैं व्याख्यात्मक रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। बार बार बता रहा हूं बच्चों में तुम्हें, कहां का, दिल्ली का पहला जो सुल्तान था वो था, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का था, ठीक है। इसी को क्या, गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या, गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर लूटपाट कर वापस अफगान गया और उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया, जो भारत में उसके नाम से क्या कर सके, शासन कर सके। देखो जो ये मोहम्मद गौरी आए, ठीक है, और कौन कौन से आए, जितने भी ये क्या है अफगानी शासक आए, वो उनका एक ही मात्र उद्देश्य था, भारत में क्या था, लूटपाट था, ठीक है। तो क्या करता है, भारत में मोहम्मद गौरी लूटपाट करता है, और भारत में जो ये क्षेत्र को जीते होते हैं वहां अपने दासों को नियुक्त कर देते हैं कि वो गौरी के नाम से क्या करे, शासन चलाए। तो ठीक है, तो वही दिल्ली के लिए किसे चुनता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को चुनता है, ठीक है। देखो इसका राज्यारोहण, ये गद्दी पे कैसे बैठा, बात करते हैं। देखो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ, ठीक है। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है उसके बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक क्या, उसका राज्यारोहण होता है। कहां पे होता है, लाहौर में होता है, ठीक है। उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई। यहां इसकी क्या होती है, राज्यारोहण होता है, जब क्या, जब मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, ठीक है। जब यह स्वतंत्र शासक बना
तब यह दासता से मुक्त नहीं था। देखो जब यह स्वतंत्र शासक बना, जब इसने गद्दी संभाली, तब यह क्या अपने दासता मतलब कि दास से ये क्या नहीं था, मुक्त था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बेटा। ठीक है, जब तक मोहम्मद गौरी जिंदा था तब तक इसने क्या नहीं किया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने दासता से ये मुक्त नहीं था, बल्कि इसने मलिक और सिपाहर सलार की उपाधि धारण की। किसकी? सिपाहर सलार की और मलिक की उपाधि किसने धारण की? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं आगे। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, तो इसको गुलाम क्यों कहा जाता था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर उपाधियों की बात करें तो इसे लगता है लाख बख्श। लाख बख्श मतलब होता है कि लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। ठीक है, का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाले को क्या बोलते हैं? लाख बख्श कहते हैं बेटा। बहुत दान करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, हातिम ताई कहा जाता था इसे। ठीक है, हातिम ताई भी इसे कहा जाता था, कुरान खा भी इसे कहा जाता था। बहुत कुरान पढ़ता था, इसे कुरान खा भी कहा जाता था। आपसे पूछ दे कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। हातिम ताई मतलब कि परोपकार करने वाला। ठीक है, और कुरान खा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऐबक के दरबार में दो मुख्य विद्वान थे, एक का नाम था हसन निजामी, एक का नाम था फख मुदब्बिर। एक का नाम था फख मुदब्बिर, एक का नाम था हसन निजाई। इसके दरबार के क्या थे? ये प्रमुख विद्वान थे। अब देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था बेटा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसकी याद में? अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। ठीक है, इसके गुरु का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु का नाम था ख्वाजा बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार था, जिसकी स्मृति में कुतुबुद्दीन क्या करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। लेकिन इसका पूरा काम कौन करता है? इल्तुतमिश से पूरा करवाता है। ठीक है, ये आधा ही जो कुतुब मीनार की 2 मंजिल है, इसका निर्माण किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जाता है। और 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा किया जाता है। टोटल कुतुब मीनार को बनाने में 3 लोगों का नाम आता है। एक तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका निर्माण करता है, इसका कार्य पूरा कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। और जब इसके क्या करता है? ऊपरी शीर्ष पर बिजली गिरती है तो इसका पुनर्निर्माण कौन कराता है? फिरोज शाह तुगलक कराता है। ठीक है, तो देखो कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक है, इसके द्वारा अपने गुरु किसके याद में, किसकी स्मृति में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की स्मृति में किया जाता है। ठीक है, वहीं शेष 3 मंजिलों का निर्माण कौन करता है? इल्तुतमिश द्वारा किया जाता है। और इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। टोटल कितने लोगों ने किया था? 3 लोगों ने किया था। निर्माण किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। और जब इसके शीर्ष में बिजली गिरी तो इसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, देखो इंपोर्टेंट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसने की दिल्ली में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वहीं अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? राजस्थान में है। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, दोनों का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। वहीं 1210 ईस्वी लाहौर में पोलो, जिसे उस समय बोलते थे चौगान, अभी क्या बोलते हैं? पोलो। ठीक है, पोलो खेलते खेलते क्या होगी? इसकी मृत्यु होगी। पोलो खेल रहा था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक, तो घोड़े से क्या हो जाता है? गिर जाता है और घोड़ा इसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बावजूद क्या हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि कौन सा वह शासक था जिसकी मृत्यु चौगान का खेल या पोलो खेलते हुए हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत क्या होती है? चौगान का खेल खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। घोड़े से गिर जाता है, घोड़ा इसके ऊपर चढ़ जाता है बेटा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र आराम शाह, ठीक है, बहुत ही अयोग्य राजा था बेटा। ठीक है, इसे लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो एक अयोग्य शासक था। ठीक है, इसने केवल 8 महीनों तक ही शासन किया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासन बन गया बेटा। ठीक है, देखो 1210 में घोड़े से गिर गई। ठीक है, चौगान खेल रहा था। ठीक है, राजा महाराजा उस समय क्या खेलते थे? चौगान खेलते थे, शतरंज खेलते थे। ठीक है, इनके जो खेल होते थे, तो चौगान किस में? घोड़े में बैठ के खेल रहा था।
तो घोड़े से गिरता है, घोड़ा इसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में क्या हो जाता है, मर जाता है। और इसके मरने के पश्चात, इसकी मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पे बैठाया जाता था। ठीक है, बहुत ही आराम शाह था, आराम से बैठा, आराम से गया। ठीक है, केवल 8 महीने ये गद्दी पे बैठता है। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश से हटाकर खुद क्या कर जाता है, दिल्ली के सल्तनत पे बैठ जाता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, VIMP था। अब हम परिचर्चा करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, 1236 से इसका शासनकाल खत्म होता है, 1211 से प्रारंभ होता है। ठीक है, 1211 से लेके 1236 तक चलता है, अपना सबसे लंबा कार्यकाल रहा गुलाम वंश में, किसका, इल्तुतमिश का। ठीक है, आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश क्या बना, अगला शासक बना। ठीक है, ठीक है, क्या कौन था यह, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था बेटा। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, वैसे ही इल्तुतमिश इसी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ था, दिल्ली के सल्तनत पे था, उस समय उसका दामाद और ये जो गुलाम था कौन, इल्तुतमिश, ये बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने कहां बनाया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले जो आराम शाह आता है, उसको उसकी राजधानी भी लाहौर थी। और उससे पहले अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक इसके पापा की, तो वो भी कहा था, लाहौर पे विराजमान था। ठीक है, लेकिन इसका गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कहां कर देता है, अपनी राजधानी दिल्ली बना देता है बेटा। ठीक है, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किस शासक ने की दिल्ली सल्तनत में, तो इल्तुतमिश। इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बेटा। ठीक है, संस्थापक पूछिए, आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो कौन है, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे बेटा, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मार्गबन्नी पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन मार्गबन्नी ने इल्तुतमिश की शरण लिया था। इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया बेटा। ठीक है, चंगेज खान बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही भयानक। इसकी सेना इतनी क्रूर थी कि ये इससे कोई जीतता ही नहीं था। ठीक है, तो किसके साथ कर देते हैं ये, देखो ये जलालुद्दीन मार्गबन्नी पर आक्रमण कर देता है, कौन, चंगेज खान। ठीक है, तो जलालुद्दीन मार्गबन्नी कहां चले जाता है, इल्तुतमिश के शरण में जाता है। इल्तुतमिश इससे पूछता है, बताओ बेटा मार्गबन्नी क्यों मेरी शरण में आए, किसकी डर से आए, तो मार्गबन्नी बोलता है, महाराज मेरे राज्य पे किसने कब्जा कर लिया, चंगेज खान ने। चंगेज खान का नाम सुनते ही इल्तुतमिश क्या बोल देता है इसे, सॉरी बेटा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो इसे शरण नहीं देता है। ठीक है, क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये चंगेज खान के चंगेज में नहीं पढ़ना चाहता है। ठीक है, अगर उसे शरण देता तो चंगेज खान यहां भी क्या, दिल्ली में भी आक्रमण कर देता और इसे मार देता, इल्तुतमिश को मार देता और खुद गद्दी पे बैठ जाता, यहाँ कोई अपने गुलाम को गद्दी पे बैठा देता। इसलिए क्या करता है, मार्गबन्नी को शरण नहीं देता है। ठीक है, इंपोर्टेंट यहां से है कि इल्तुतमिश ने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंगों को जोड़ा था। एक है इक्का प्रथा, एक है सेना प्रथा, एक है मुद्रा प्रणाली का गठन। किसके द्वारा किया गया था, तो आपका इल्तुतमिश। इक्का, सेना, मुद्रा प्रणाली का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश हो गया। तो इक्का प्रणाली क्या होती थी, धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। ठीक है, इक्का प्रणाली में क्या होता था, जो वेतन दिया जाता था, धन, वेतन के रूप में धन दिया जाता था, उसके स्थान में क्या, भूमि प्रदान करना। ठीक है, सेना में क्या था, देखो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया बेटा। ठीक है, बाद में ये जब ना इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये 40 तुर्क सरदार क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत को चलाने में, गुलाम वंश को चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूं, पहले अभी आपको यहां समझाता हूं कि सेना में क्या होता था। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया था, जिसे तुर्क चहलगामी के नाम से जाना जाता है बेटा। तुर्क चहलगामी के नाम से क्या, इल्तुतमिश द्वारा 40 तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया गया था, सलाहकार परिषद था, जिसे तुर्क चहलगामी के नाम से यहाँ दल चालीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के, अगर बात करें तो टंका का सिक्का इसके द्वारा चलाया गया, यह चांदी का सिक्का था। ठीक है, टंका किसका, चांदी का सिक्का था। जीतल इसके द्वारा चलाया गया, इल्तुतमिश द्वारा। यह तांबे का सिक्का था, इसमें 1:48 का अनुपात था। ठीक है, 1:4
4:8 का क्या था अनुपात था, किसमें, जीतल में, जो तांबे का सिक्का था। BIMP है इंपोर्टेंट रखना। वही इल्तुतमिश द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की बात करें तो इसने कौन कौन से युद्ध किए और इसे कहां कहां विजय मिली, ठीक है। तो 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश लड़ाई करता है क्या, तराइन के तृतीय युद्ध, ठीक है। किसके साथ होता है, ये होता है ताजुद्दीन अल्दोज के साथ होता है, जिसमें ताजुद्दीन अल्दोज को क्या कर देता है, ये पराजय कर देता है, उसे मार देता है, उसे मृत्यु दे देता है और अपना क्या कर जाता है, तराइन के तृतीय युद्ध जीत जाता है। उसके पश्चात 1217 में मुनसरा का युद्ध होता है, किसके साथ, नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ, ठीक है, कुबाचा के साथ होता है और नसीरुद्दीन कुबाचा को क्या कर देता है, ये पराजय कर देता है। वही 1226 में इसको क्या बंगाल विजय होती है, बंगाल के शासक गयाउद्दीन को ये क्या कर देता है, पराजित कर देता है। तो बंगाल के शासक गयाउद्दीन को क्या करता है, गयासुद्दीन को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। उसके बाद 1227 में सिंध एवं मुल्तान में विजय करता है, नसीरुद्दीन कुबाजा को फिर पराजित कर देता है, ठीक है। वही 1226 से 1231 तक राजपूतों पर भी ये विजय पाता है और 1235 ईस्वी पंजाब के खांखरुख पर भी ये क्या करता है, लड़ाई करता है और वहां भी इसे क्या मिल जाती है, विजय मिल जाती है, ठीक है। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र परंपरा को चलाया और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1236 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र परंपरा को चलाया है। बाद में इसी की पुत्री रजिया, ठीक है, रजिया सुल्तान, ठीक है, इसी लाल वस्त्र को पहनकर क्या करती है, न्याय मांगती है जनता से। क्यों मांगती है, क्योंकि इसके पिता पहले ही इसे क्या कर देते हैं, अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। लेकिन जो 40 मैंने बताया ना कि तुर्क सुल्तान या सरदारों का परिषद था, वो इसके छोटे भाई को बैठा देते हैं, ठीक है, वो मैं आपको नीचे बताता हूं, ठीक है, याद रखना। आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को सुल्तान न बनाकर किसे बना देते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि क्या इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था, ठीक है। देखो एक पॉइंट पीछे है, देखो रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है उससे पहले ही अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को यह क्या कर देता है, अपने राज्य का उत्तराधिकारी क्या कर देता है, घोषित कर देता है। लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है 1236 में, तो 40 सरदारों क्या करते हैं, रजिया सुल्तान को गद्दी में नहीं बैठाते हैं, इसके छोटे भाई किसे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बैठा देते हैं, ठीक है, जो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था, ठीक है। रजिया ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय मांगा इसने, ठीक है। जनता से क्या मांगा, कि न्याय मांगा कि मेरे पिता ने मृत्यु से पहले ही मुझे क्या इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया था, लेकिन 40 सरदारों ने क्या हम मेरे छोटे भाई किसे बताओ, किसी रुकनुद्दीन शाह को क्या बना दिया है, शासन पे बैठा दिया है, मुझे न्याय चाहिए। तो जनता विरोध करती है और जनता हस्तक्षेप करती है, रजिया सुल्तान क्या हो जाती है, शासन पे बैठ जाती है। कब, 1236 ईसा पूर्व, ठीक है। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान यहाँ पे क्या करती है, राज करती है। अब आपके लिए इंपोर्टेंट है रजिया सुल्तान, ठीक है। आपके लिए क्या क्या इंपोर्टेंट हो गया, मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश इंपोर्टेंट है, उसके बाद आपके लिए रजिया सुल्तान इंपोर्टेंट है। यहीं से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं बेटा, ठीक है। कि या तो यहाँ पे क्या गुलाम वंश में भी 11 शासक आए, ठीक है। 11 शासकों में से आपके 3-4 जो इंपोर्टेंट है उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम व दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला शासक सुल्तान बनी, ठीक है। आपसे पूछिए कि भारत की प्रथम, दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला सुल्तान कौन थी, तो रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया ने जमालुद्दीन याकूब को क्या कर दिया, प्रोन्नत किया, उसे आगे बढ़ाया, उसके पद में क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी, उसे क्या कर दिया, प्रमोशन दिया और क्या कर दिया, अमीर ए आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान उसे नियुक्त कर दिया, किसे, जमालुद्दीन याकूज को, ठीक है। याकूज, जमालुद्दीन याकूज क्या था, इसकी तरफ था, इसकी साइड था। तुर्की अमीरों ने रजिया और जमालुद्दीन याकूज के प्रेम संबंध की क्या कर दी, अफवाह फैला दी बेटा, ठीक है। देखो भले ही दिल्ली के शासन पे 1236 में रजिया सुल्तान बैठ जाती है, लेकिन जो 40 क्या थी तुर्क सरदारों का जो समूह था वो इसके खिलाफ क्या करता है, षड्यंत्र रचने में रहता है कि हम रजिया सुल्तान को शासन से उतार के रहेंगे, क्योंकि वो किसी स्त्री को यहाँ के क्या शासन पे नहीं बैठना देखना चाहते थे, ठीक है। तो इसके पीछे पीछे वो क्या कर देते हैं, जो तुर्की अमीर होते हैं वो क्या कर देते हैं,
जो जमालुद्दीन था, इसका जो क्या था, अश्व सेनापति था, प्रधान था, उसका और रजिया सुल्तान के बारे में प्रेम संबंध की क्या फैला देते हैं, अफवाह फैला देते हैं। वहीं रजिया को तबरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने पराजित किया। ठीक है, क्या बोलता है बाद में, उस समय एक होता है क्या, तबरहिंद का शासक होता है जिसका नाम क्या बोलते हैं, अल्तुनिया बोलता है। वो बोलता है कि दिल्ली का शासक मैं हूं, तो उसने क्या कर दिया, इसके साथ लड़ाई की और रजिया सुल्तान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इस पराजय के बाद दोनों ने विवाह कर लिया बेटा। लेकिन इसने क्या किया, रजिया सुल्तान ने भी गेम खेल दिया। ठीक है, उसने क्या बोला, अगर मैं हार गई तो मैं इससे ही शांति कर लेती हूँ, फिर भी मैं राज्य में गद्दी पे बैठी रहूंगी। तो क्या करती है, अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान शादी कर लेती है। और क्या होता है, 1240 में कैंथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, क्या बोला कि 1240 में क्या हो जाता है, इन दोनों की हत्या की जाती है। कहां पे, कैंथल में। कौन करता है, कोई विद्वान बोलता है कि वो 40 तुर्क सरदारों द्वारा इनकी हत्या की जाती है। ठीक है, कोई बोलता है कि डाकुओं द्वारा इनकी हत्या की गई है, कोई बोलता है कि ये भाग रहे तो इन्हें मार दिया गया। ठीक है, तो अलग अलग मत है इनके लिए। ठीक है, तो अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में कर दी जाती है। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का था। ठीक है, 8वां शासक कौन था, इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये बलबन की नींव रख रहा है। बलबन इंपोर्टेंट होता है, बलबन की नींव कौन रखा है, नसीरुद्दीन मोहम्मद रखा है। दिल्ली का कौन सा, 8वां शासक था। ठीक है, देखो कैसी प्रवृत्ति का था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। यह कुरान की क्या प्रतियों को लिखता था, कुरान की प्रतियों मतलब कि उसकी छाया प्रति, उसकी कॉपियों को लिखता था। और टोपी सिलकर वह कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। कौन, नसरुद्दीन। धार्मिक प्रवृत्ति का क्या था, राजा था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया। किसने, बलबन को अपना वजीर कौन बनाता है, नसीरुद्दीन बनाता है। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह से कर देता है। बलबन क्या कर देता है, अपनी शादी इसी के साथ कर देता है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह से साथ। बलबन की पुत्री होती है, उसके शादी किसके, नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर देता है। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बनता है बेटा। ठीक है, नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या, बलबन इस गुलाम वंश का अगला शासक बनता है। 1266 से लेके 1286 तक कौन रहता है, बलबन रहता है। ठीक है, बलबन ईरान का रहने वाला था। बलबन कहाँ का रहने वाला था, ईरान का रहने वाला था। उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया था। उसने अपने दरबार का गठन कैसे किया था, ईरानी परंपरा के अनुसार किया था। इसने ईरानी त्योहार नवरोज को मनाया। किसने, मनाना नहीं है, मनाया। ठीक है, किसने मनाया, ईरानी त्योहार नवरोज को किसने प्रारंभ किया, तो बलबन ने किया। ठीक है, और इसने दरबार में सजदा और पेबोस की परंपरा स्थापित की बेटा। क्या होता है, सजदा मतलब क्या होता है कि जो भी दरबार में आएगा वो क्या करेगा, मेरे सामने सर झुकाएगा। ठीक है, पेबोस मतलब कि मेरे कदमों को चूमेगा। ठीक है, कदमों को चूमेगा कि जो भी हो तुम ही हो, हमारे हरता करता राजा, हमारे भगवान तुम ही हो। सजदा और पेबोस नामक परंपरा किसके द्वारा, बलबन द्वारा। इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा द्वारा सजदा और पेबोस परंपरा का प्रारंभ किया गया, तो बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं देखो, इसने अपने आप को पृथ्वी का क्या बोला है, नियामत ए खुदाई, ईश्वर की प्रतिनिधि के रूप में इसने अपने को उपाधि दी थी। किसने, बलबन ने। ठीक है, इसने रक्त और लोह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया बेटा। बहुत ही क्रूर बन गया था कि हर लड़ाई को क्या करूंगा, तलवार के बल पे जीतूंगा, कि खून की नदियां बहा दूंगा। रक्त नीति अपना दी इसने। ठीक है, कि जो भी लड़ाई करूंगा रक्त के बल पे करूंगा और जीतूंगा मैं। किसने, बलबन ने। ठीक है, बलबन के बाद अगला शासक कौन बना, कैकुबार बना। ये भी क्या था, अयोग्य था। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की और 1290 ईस्वी में कर दी गई थी बेटा। ठीक है, अब यहां से किसने हत्या कर दी, जलालुद्दीन खिलजी ने की। ठीक है, तो गुलाम वंश क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स था। क्यूमर्स को कौन मारता है, जलालुद्दीन खिलजी मारता है 1290 में। ठीक है, अब क्या हो जाता है, यहां से खिलजी वंश प्रारंभ होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि गुलाम वंश आया, गुलाम के बाद क्या आया, खिलजी आया। ठीक है, खिलजी के बाद क्या आया, तो तुगलक आया, तुगलक के बाद आया सैयद आया, सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। तो अब हम चर्चा परिचर्चा नेक्स्ट भाग में करेंगे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, आज हमने दिल्ली सल्तनत का जो पहला क्या था, वंश था, गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, मोहम्मद गौरी का क्या था, एक गुलाम था, उसके द्वारा की गई। ठीक है, जिसे लाख बख्श के नाम से या लखता के नाम से या हातिमताई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसने क्या, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में, अपने गुरु किसकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन काका की स्मृति में
किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, वही राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। ठीक है, और मैंने बताया था, एक बताओ दिल्ली में किसका निर्माण किया था? फटाफट बच्चे मुझे आंसर करेंगे, दिल्ली में किसका? बताओ दिल्ली में किस चीज का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? जैसे मैंने बताया कि राजस्थान में उसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किया, तो दिल्ली में भी इसने किसका निर्माण किया था? फटाफट बताएंगे मुझे बच्चे। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान में किसके द्वारा बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, लाख बख्श हो गया। ठीक है, हातिम ताई और कुरान खां के नाम से इसे जाना जाता था। गुलाम वंश का क्या संस्थापक है हमारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कैसे हुई? मैंने बताया था कि क्या, पोलो चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर गया, घोड़े इसके ऊपर क्या कर देता है? चढ़ जाता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद शासन में कौन आता है? इसका पुत्र आराम शाह आता है। उसके बाद इल्तुतमिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो रजिया सुल्तान। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका एक अयोग्य पुत्र आता है, कौन? आराम शाह, जो 8 महीने तक राज करता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या दामाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है दिल्ली की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? रजिया सुल्तान, जो इंपोर्टेंट है आपके लिए, इंपोर्टेंट कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान होगी, और इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया। ठीक है, ये आपके लिए क्या होंगे? BIMP, यहीं से प्रश्न पूछते हैं। तो गुलाम वंश हमने क्या कर लिया? आज समाप्त कर लिया। नेक्स्ट हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, खिलजी वंश का हमारा नया भाग होगा। ये गुलाम वंश हमने इजी शब्दों में लड्डू रूप में क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है।